हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो अभी हम शुरू कर रहे हैं वो अपने लूसेंट का थर्ड लेक्चर है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ते हैं हमारा वो टॉपिक जो कि वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है। तो अभी वैदिक सभ्यता से रिलेटेड हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ था। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। जो ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे हुए थे। तो आर्यों का जो सर्वप्रथम वो कहाँ बसे थे, कहाँ आकर बसे? पंजाब में और अफगानिस्तान में। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। तो अगर हम बात करते हैं, मैक्स मूलर इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि जो ये आर्य थे ना, ये कहाँ से आए हुए थे, इनका मूल निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को ही क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता कहा जाता है। जो आर्यों के द्वारा जो सभ्यता थी उसी सभ्यता को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता को क्या, कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। उसी के विपरीत अगर हम बात करते हैं तो आर्यों के द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कैसी सी थी? तो आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो थी, अगर हम आरोही क्रम में बात करें, आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटा और अंत में सबसे बड़ा। तो जो अगर हम बात करते हैं तो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो आरोहिक क्रम से इन 5 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे छोटा जो माना जाता था वो क्या माना जाता था? कुल माना जाता था, परिवार माना जाता था। उसके बाद ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और फिर राष्ट्र। तो ये क्या थी? इकाई थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई सबसे पहले कुल, फिर उसके बाद ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। और विश्व का प्रधान जो होता था वो क्या कहलाता था? विश्वपति कहलाता था। एवं जन के शासक क्या कहलाते थे? राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी जो थे वो क्या थे? प्रमुख थे। तो जो राज्य के अधिकारी होते थे उनमें जो सबसे प्रमुख थे वो कौन थे? पहले तो पुरोहित, जो भी राजपुरोहित हुआ करते थे, पंडित श्रेणी में आते थे। एवं दूसरे जो नंबर पर रहते थे वो कौन थे? सेना के लोग क्या थे? प्रमुख हुआ करते थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। तो अगर हम बात करते हैं तो अगर कौन से दो पुरोहित आर्यों के पुरोहित माने जाते हैं? पहला तो वशिष्ठ और दूसरा विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जो थे वो उदार पुरोहित थे। वहीं पे अगर हम वशिष्ठ की बात करते हैं तो ये रूढ़िवादी थे। सूत, रथकार तथा कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। तो सूत, रथकार तथा कम्मादि नामक अधिकारी जो थे वो क्या कहे जाते थे? रत्नी कहे जाते थे। तो रत्नी किसको कहा जाता था? इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स कि रत्नी जो था, सूत, रथकार तथा कम्मादि नामक अधिकारी जो थे उनको क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। तो इनकी संख्या अगर हम राजा को भी मिला दें तो कितनी हुआ करती थी? 12 हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं पुरप। पुरप कौन होता था? दुर्गपति होता था, जो किले के का क्या होता था? रखवाला होता था। एवं इष्पस, जनता की गतिविधियों को देखने वाले क्या होते थे? एक तरीके के गुप्तचर होते थे। तो पुरप और इष्पस किससे संबंधित है? वैदिक काल से संबंधित है। और ये क्या थे? गुप्तचर थे। तो फ्रेंड्स कभी क्वेश्चन पूछते कि पूरब क्या हुआ करते थे, तो ये गुप्तचर होते थे जो दुर्गपति कहलाते थे। और स्पष्ट कौन होते थे? जनता की गतिविधियों को देखने वाले क्या होते थे? गुप्तचर होते थे। अब हम बात करते हैं वाजपति। गोचर भूमि का क्या होता था? अधिकारी होता था। तो वाजपति क्या होता था? वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का क्या करता था? कार्य किया करता था। इस तरीके से अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक शब्द। जैसे अगर हम दिशा, तो यहाँ पूर्व में उत्तर वैदिक शब्द प्राची, और राजा का नाम क्या होता था? सम्राट होता था। पश्चिम को क्या कहा जाता था? प्रतीची, और जो राजा था उसको क्या कहा जाता था? स्वराष्ट्र कहा जाता था। उत्तर दिशा को उदीची और राजा को विराट, मध्य दिशा को राजा, और दक्षिण दिशा को क्या कहा? दक्षिण दिशा में जो राजा होते थे उनको क्या कहा जाता था? भोज कहा जाता था। तो इस तरीके से क्या था? जो नाम थे जो समय समय पर क्या हुए? बदलाते थे। तो पूर्व से संबंधित सम्राट, पश्चिम में पश्चिम दिशा को उत्तर वैदिक शब्द प्रतीची और राजा को क्या कहा जाता था? स्वराष्ट्र कहा जाता था। उत्तर दिशा को उदीची और विराट कहा जाता था। इस तरीके से ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद में अगर हम बात करते हैं तो किसी भी तरीके के हमको न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली समिति थी। अगर हमने अथर्ववेद में पढ़ा था कि सभा और समिति जो थी वो प्रजापति की क्या थी? 2 पुत्रियां थी। वहीं पे अगर हम वैदिक काल में आके हम देख रहे हैं कि सभा और समिति जो थी वो राजा को सलाह देने वाली क्या हो गई है? संस्था हो गई है। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी। सभा जो थी वो श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की क्या थी? संस्था थी। जबकि समिति जो थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। तो अगर हम बात करते हैं सभा की तो वो श्रेष्ठ और सम्राट लोगों की संस्था थी। वहीं समिति जो थी वो सामान्य जनता का क्या करती थी? प्रतिनिधित्व करती थी। और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। किसके अध्यक्ष को? समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में क्या ले सकती थी? भाग ले सकती थी। क्योंकि अभी हम कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं? ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पर स्त्रियां सभा और समितियों में क्या कर सकती थी? भाग ले सकती थी।
युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। तो युद्ध के लिए अगर हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं तो किसका प्रयोग किया गया है? गविष्टि का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। तो अगर हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध के लिए शब्द प्रयुक्त होता था वो कौन सा होता था? गविष्टि, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में दसराग युद्ध के बारे में। दसराग युद्ध का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी पुरुषनी रावी नदी को कहा जाता था, नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया, जिसमें सुदास क्या हुए थे? विजयी हुए थे। तो दसराग युद्ध, अगर हम ऋग्वेद का कौन सा मंडल देखते हैं? 7वां मंडल देखते हैं, तो हमें इस बात का उल्लेख मिलता है। दसराग युद्ध जो लड़ा गया था वो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, और किसके किसके बीच? सुदास और 10 जनों के बीच ये युद्ध लड़ा हुआ गया था, जिसमें सुदास की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक समाज जो है वो 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो ये व्यवसाय मतलब ये जो 4 वर्णों का विभाजन है ये व्यवसाय पर आधारित था। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल में चलते हैं तो ये फिर जन्म आधारित हो जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में ये क्या था? ये जो 4 वर्ण थे ये जन्म आधारित थे। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का क्या मिलता है? हमको उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। हमने पहले भी पढ़ा था फ्रेंड्स कि कहा गया है कि परम पुरुष, ब्रह्मा परम पुरुष हैं, उनके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, उनके मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मणों की। क्षत्रियों की कहाँ से उत्पत्ति हुई है? उनकी भुजाओं से। वैश्य की उनकी जांघों से, और शूद्र की उनके पैरों से उत्पत्ति हुई है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। और वेदांगों की संख्या क्या है? 6 है। अब हम बात करते हैं आर्य समाज के बारे में कि आर्य समाज कैसा था। हमने देखा था हड़प्पा संस्कृति जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी, क्योंकि हमें बहुत सारी मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हुई थी। वहीं अगर हम आर्यों का समाज देखें तो कैसा है? पितृ प्रधान है। और समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार है या कुल है। अभी हमने पढ़ा था कि जो 5 इकाइयाँ थी, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। और यहाँ पर कुल का जो मुखिया होता है वो कौन होता था? पिता होता था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में क्या करती थी? भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। कहाँ नहीं था? ऋग्वैदिक काल में हमको ये बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसा प्रचलन देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी स्त्रियां जो थी बहुत ज़्यादा विद्वान, बहुत ज़्यादा क्या थी? विद्युत थी। विदुषी स्त्रियों का हमको क्या देखने को मिलता है? वर्णन देखने को मिलता है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की क्या दी थी? चुनौती दी थी। तो कहा जाता है कि गार्गी जो थी एक स्त्री थी, और याज्ञवल्क्य जो एक पुरोहित थे उनको वाद विवाद की क्या दी थी? चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। तो अमाजु किसको कहा जाता था? जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। और आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था, जो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय था, वो कौन सा पदार्थ हुआ करता था? सोम रस हुआ करता था। यह वनस्पति से क्या किया जाता था? बनाया जाता था। आर्य जो थे मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? नीव कहा जाता था। तो वास, अधिवास और उष्णीस, ये क्या था? उष्णीस, ये तीनों जो थे वो वस्त्र थे, वस्त्र कहलाते थे। और अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? नीव कहा जाता था। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन की अगर हम बात करते हैं कि मतलब बहुत सारे दर्शन हैं जो लिखे गए हैं, वो उसके किसके द्वारा ये सब चीज़ें प्रतिपादित की गई हैं? तो चारवाक, चारवाक ने के प्रवर्तक कौन थे? चारवाक है ना। चारवाक दर्शन कोई प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? चारवाक ही कहलाते हैं। योग दर्शन किसके द्वारा किया गया है? पतंजलि के द्वारा। सांख्य दर्शन कपिल के द्वारा। न्याय दर्शन गौतम के द्वारा। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? बादरायण। और वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक रहे वो कौन थे? कणाद या उलूक। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन कौन कौन थे? तो आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा दूत क्रीड़ा थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। तो पशुपालन और कृषि जो थी वो आर्यों का क्या था? मुख्य व्यवसाय था। गायों को क्या कहा जाता था? अघन्या कहा जाता था। ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया। तो गाय को क्या कहा जाता था? अघन्या कहा जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। मतलब गायों को इतना ज़्यादा पवित्र आज भी माना जाता है, और तब के टाइम पे तो और भी ज़्यादा माना जाता था कि अगर किसी ने गाय की हत्या कर दी तो उसको मृत्युदंड या उसको उस देश से क्या देश निकाला भी दे दिया जाता था। आर्यों का प्रिय पशु जो था वो क्या था? घोड़ा था। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे वो कौन थे? इंद्र थे। तो सबसे प्रिय पशु घोड़ा, और सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे वो कौन थे? इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। तो आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो कौन सी थी? लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था।
तो अगर हम बात करते हैं, तांबे को क्या कहा जाता था? लोहित अयस्क कहा जाता था। और सबसे पहले जो खोजी गई धातु थी आर्यों द्वारा, वो कौन सी थी? लोहा थी, जिसे क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क कहा जाता था। अब हम बात करते हैं, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पणी कहते थे। तो व्यापार के मतलब जो व्यापार के लिए दूर दूर तक बड़ी वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। तो कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। तो ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति जो था, वो क्या कहलाता था? बेकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में, मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? अग्नि देवता की क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण। तो ऋग्वेद में अगर हम बात करते हैं, तो सरस्वती नदी जो थी वो सबसे ज़्यादा क्या मानी जाती थी? पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का एक बार, अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद में, तो गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख हमको कितनी बार मिलता है? 3 बार। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार हुआ है। तो सर्वाधिक बार किसका उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का हमको सबसे ज़्यादा उल्लेख देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। तो ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ कौन सी थी? कुब्र, जिसे आज के समय में किस नदी के नाम से जाना जाता है? कुर्रम नदी से जाना जाता है। कुभा जो नदी थी, जिसे आज के टाइम पे काबुल के नाम से जाना जाता है। वितस्ता, जिसे झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। आज जिसे किसी नाम से जाना जाता है? झेलम के नाम से। अस्किनी, जिसे आज किस नाम से जाना जाता है? चिनाब नदी से। पुरुषनी, रावी नदी का प्राचीन नाम है। सतलज नदी का प्राचीन नाम शतुद्री। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपासा। गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा। घग्गर नदी का दृश्यदत्ती। गोमल नदी का गोमती और स्वात नदी का सुवस्तु। तो ये जो नदियां हैं, ये कौन सी नदियां हैं? ये ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर जो सबसे प्रिय देवता हो गए थे, वो कौन हो गए थे? प्रजापति हो गए थे। तो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे प्रिय देवता हो गए हैं, वो कौन हो गए हैं? प्रजापति हो गए हैं। अब हम ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में देखते हैं कि जो इंद्र देवता थे, वो किस इंद्र देवता का जो संबंध था वो किससे था? तो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता जो किसको कहा जाता था? इंद्र को कहा जाता था। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ जो करने का कहते थे कि मनुष्य को और देवता से के साथ जो संबंध स्थापित हो सकता है, वो यज्ञ के माध्यम से हो सकता है, और यज्ञ में अग्नि की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता किस देवता को कहा जाता था? वरुण देवता को कहा जाता था। आकाश का देवता किसको कहा जाता था? दौ को कहा जाता था, जो कि सबसे प्राचीन देवता थे। वनस्पति देवता किसको कहा जाता था? सोम को। प्रगति एवं उत्थान देवता उषा को। विपत्तियों को हरने वाला देवता किसको कहा जाता था? अश्विन को कहा जाता था। पशुओं का देवता किसको कहा जाता था? पूषण को कहा जाता था। और विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता किसको कहा जाता था? विष्णु को। आधी तूफान का देवता किसको कहा जाता था? मरुत को कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा की राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का क्या किया जाता था? अनुष्ठान किया जाता था। तो राजसूय यज्ञ क्या था? तो राजसूय यज्ञ जब राजा का क्या किया जाता था? राज्याभिषेक किया जाता था, उस समय जो यज्ञ करवाया जाता था वो कौन सा यज्ञ होता था? राजसूय यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। हमने देखा था फ्रेंड्स कि ऋग वैदिक काल में क्या था? जो व्यवसाय के आधार पर लोगों को वर्ण में क्या किया गया था? बांटा गया था। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल में करते हैं, तो वो जो वर्ण व्यवस्था थी, वो व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर क्या हो गई थी? निर्धारित होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो हल को सिरा और हल रेखा को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। तो निष्क और शतमान जो थी वो क्या थी? मुद्रा की क्या थी? इकाइयाँ थी। तो उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान जो थी वो मुद्रा की इकाइयाँ थी। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई भी प्रमाण हमको नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे ज़्यादा प्राचीन है। तो कौन सा दर्शन जो है वो सबसे ज़्यादा भारत के सभी दर्शनों में सबसे ज़्यादा प्राचीन है? तो कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। तो मूल तत्व कितने हैं? सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है, जिसके अनुसार मूल तत्व कितने हैं? 25 हैं, जिनमें प्रकृति जो है वो कैसा है? पहला तत्व है। सत्यमेव जयते जो है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो यज्ञ की तुलना टूटी नाव से कौन से उपनिषद में की गई है? मुंडको उपनिषद में। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? तो कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है। तो गायत्री मंत्र जो है ये सवित्र लिखा है, या सावित्री भी कह सकते हैं। तो गायत्री मंत्र किसको, कौन से देवता को संबोधित है? सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की क्या की थी? रचना की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। क्यों की थी? लोगों को आर्य बनाने के लिए। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। तो उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करते हैं, तो कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था।
महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है एवं विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो कौन-सा माना जाता है? महाभारत माना जाता है। तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो जो गोत्र शब्द है वो कब उदय हुआ? तो ये उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ है? उदय हुआ है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वदरायण ने की थी। तो अगर हम बात करते हैं वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वदरायण के द्वारा की गई थी। ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? वदरायण ने की थी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा 5th टॉपिक है लूसेंट का, जिस कौन सा है? महाजनपदों का उदय। तो महाजनपदों का उदय जो टॉपिक है, इसमें हम देखते हैं कि बुद्ध के जन्म के पूर्व, अगर हम बात कर रहे हैं कब की? बुद्ध के जन्म के पहले की बात कर रहे हैं। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपदों में बटा हुआ था। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो था वो 16 जनपदों में क्या हुआ था? 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो हमें बौद्ध ग्रंथ में भी कौन सा? अंगुत्तर निकाय से हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो अब हम बात करते हैं 16 महाजनपदों में, जिसमें पहला महाजनपद जो था वो कौन सा था? अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा थी और क्षेत्र आज के समय में ये कहाँ पे है? अंग महाजनपद बिहार में, भागलपुर मुंगेर बिहार में है। दूसरा महाजनपद जो था वो मगध, जिसकी पहली राजधानी गिरिब्रज थी और बाद में राजधानी परिवर्तित होकर राजगृह में हो गई थी, जो 2 स्थल कहाँ पे है? पटना गया बिहार में है। तीसरा महाजनपद काशी, जो कि राजधानी वाराणसी थी और आज के टाइम पे वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में है। फिर चौथा जो महाजनपद था वो कौन सा था? वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी और इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश के पास जो है ये वत्स है। वज्जी अगला महाजनपद, 5वां महाजनपद, जिसकी राजधानी वैशाली थी या हम कहते हैं विदेह या मिथिला। ये कहाँ पर है? ये मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्या है? क्षेत्र है, बिहार के आसपास पड़ता है। अब हम बात करते हैं 6ठी महाजनपद की, कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, फैजाबाद उत्तर प्रदेश। आज के टाइम पे कौशल जो है ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा महाजनपद जो था वो अवंती था, जिसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। ये कहाँ पड़ता है? मालवा मध्य प्रदेश में। मल्ल की राजधानी कुशावती थी, देवरिया स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश में। पांचाल, अहिशत्र और काम्पिल्य इसकी राजधानी थी, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में ये आज के समय पे है। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में। फिर मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जो कि कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। कंबोज की राजधानी हाटक, जो आज के टाइम पे कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सूरसेन की राजधानी मथुरा, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अस्मक की राजधानी पोटली या इसी को पोतन के नाम से जानते हैं, गोदावरी नदी क्षेत्र में। ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। जो अस्मक जनपद था ये गोदावरी नदी क्षेत्र में। तो अगर हम बात करें दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? अस्मक जनपद। गांधार का जो महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर आज के समय पे कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने आज 5th टॉपिक तक अपने लूसेंट को कवर किया है। कल से हम जैन धर्म और सभी धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सेशंस अच्छे लगे हो। तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।